19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें खबर आई कि अंदर बैठक में एक नाम उछाला गया प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का। किसने उछाला? ममता बनर्जी ने। उसके बाद खबरें आई कि नीतीश कुमार इस बात से बहुत खुश नहीं हैं। अब खबर यह है कि राहुल गांधी का फोन आया है। किसके पास? नीतीश कुमार के पास। क्यों? मनाने के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो खत्म हो सकती है? क्या राहुल गांधी ने उनको मना लिया है? इसके साथ ही लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी लगातार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, ना नीतीश कुमार नाराज है, न इंडिया गठबंधन में कोई दरार है, ना ही कोई दिक्कत समस्या है। मगर कुछ ऐसी चीजें बिहार में घट रही हैं जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी, वरिष्ठ साथी हमारे पंकज जी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार आपको बिहार की घटनाक्रमों के बारे में बताते रहते हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है समझाते रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि राहुल गांधी का फोन आखिर आ ही गया। और देखने वाली बात यह है कि पहले भी जब कांग्रेस की लगातार बैठकें नहीं हो रही थी, नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा रहा था, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर अब जब कांग्रेस 3 राज्यों की हार के बाद थोड़ा कमजोर पड़ी है और ये स्थिति आ गई है कि अब नीतीश कुमार नाराज होते तो इंडिया गठबंधन मुश्किल में आ जाएगा, तो राहुल गांधी का कॉल आ गया। आखिर बात क्या हुई, लोग ये जानना चाहेंगे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जब बात काफी जोर शोर से होने लगी कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो उसके बाद माफ करिएगा, राहुल गांधी का फोन नीतीश कुमार के पास आया। आपको याद होगा सौरभ कि पिछले 4 मीटिंग की चर्चा हुई। पहली मीटिंग पटना में हुई जिसमें राहुल गांधी को काफी इंप्रेस करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, और उसमें यह कहते भी सुना गया था कि आप बताइए कैगो, ये बिहार का अपना एक टिपिकल अंदाज है, तो देसी अंदाज है। उसमें पूछा गया कि कैगो को मंत्री बनाना चाहिए, और इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग भी हुई थी कि नीतीश कुमार कैसे राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का मिनिस्टर कितना बने ये राहुल गांधी से पूछा जा रहा था, और तब से कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब जब राहुल गांधी ने फोन किया तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश की कि आपके बगैर तो इंडिया गठबंधन चल ही नहीं सकता। और यह सच भी बात है कि परसेप्शन लेवल पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिहार में लालू प्रसाद को दिक्कत हो जाएगी। जिस तरह पिछले दिनों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ी हैं, वो साफ इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर दूरियां नहीं बढ़ी होती, आप हमें बताइए, इन्वेस्टर्स मीट करते हैं जहां आप बाहर के इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं क्योंकि इससे आपका रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी और जाहिर तौर पर राज्य की दशा दिशा में परिवर्तन होती है कि इंप्रेशन बनता, लंबे समय से आप कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी आपके साथ डिप्टी सीएम नहीं होते। और तो और छोड़िए, तेजस्वी के विभाग का निरीक्षण करने सीएम पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार, और वहां तेजस्वी यादव मौजूद नहीं होते हैं। क्या मतलब है इसका? यह संभव हो सकता है कि राज्य के 2 बड़े चेहरे अगर एक साथ नहीं दिखे और सबसे बड़ा चेहरा दूसरे बड़े चेहरे के मिनिस्ट्री में निरीक्षण करने पहुंच जाए और दूसरा बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद नहीं हो, तो आप क्या समझते हैं? ये नॉर्मल सी बात है। और तीसरी बड़ी बात, अगर लालू यादव जो कि सबसे प्रभावशाली नेता बिहार के हैं, अगर उनकी पकड़ जस की तस बनी हुई है नीतीश कुमार पे, तो आखिरकार राहुल गांधी को फोन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपने पिछले 4 मीटिंग में कभी आपने सुना है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया है? नीतीश कुमार जब नाराज भी हुए थे, खासतौर पर तब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और जेडीयू को एक टिकट भी नहीं दिया गया, खासतौर पर जो ज्वाइंट उम्मीदवार जेडीयू उतारना चाह रही थी और ये मैसेज देना चाह रही थी कि इंडिया अलायंस एक है, जेडीयू अपने वहां के प्रदेश अध्यक्ष को ज्वाइंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ाना चाह रही थी। लेकिन उस समय भी ललन सिंह किनको फोन कर रहे थे? मल्लिकार्जुन खड़गे को, और मल्लिकार्जुन खड़गे का रिस्पांस तक नहीं आया। जब नीतीश कुमार एक भरी मीटिंग में नाराज होकर के कहते हैं कि कांग्रेस अभी अपने चुनाव में व्यस्त है, उसको गठबंधन से मतलब नहीं है, तो फोन नीतीश कुमार के पास किनका आया था? मल्लिकार्जुन खड़गे का आया था। तो आखिरकार अभी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, तो इन दोनों का फोन आने का मतलब
माफ करिएगा, राहुल गांधी के फोन आने का मतलब है कि ठीक है, गांधी परिवार जो सबसे बड़ा परिवार, सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, वही फोन कर रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पर लालू प्रसाद को लगा कि ये मामला हाथ से निकल नहीं जाए। और हमने कल अपने वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से आरजेडी में खलबली है। आरजेडी को लगता है कि नीतीश निकल गए तो इंडिया अलायंस परसेप्शन लेवल पे सबसे पहले हारेगा। दूसरी दिक्कत ये होगी कि बिहार में जो हम ये उम्मीद किए हुए हैं कि 40 में से ज्यादातर सीटों पे हम बीजेपी को हरा देंगे, वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग लालू प्रसाद के फेवर में तो वोट करता नहीं रहा है। और पिछला चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस के साथ ये लोग लड़े थे और 40 में से 39 सीट एनडीए जीत ली, ये जीत नहीं पाए थे। तो लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा नुकसान नहीं हो, इसलिए नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए, पटाया जाए और कहा जाए कि नहीं आप इसमें बने रहिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। खड़गे के नाम का प्रपोजल ममता बनर्जी ने रखा, लेकिन नेता प्रधानमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय कर लेंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार को क्या खटक गया। वो ये खटक गया कि लालू प्रसाद द्वारा मीटिंग में संयोजक पद को लेकर के नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया। और ये बात खटक गई जेडीयू को इस तरीके से कि नीतीश कुमार का नाराज होना स्वाभाविक है। देखिए, राजनीति में कोई त्याग करने वाली बात तो होती नहीं है, राजनीति सत्ता के लिए होती है, व्यवहारिक तौर पर यह सच है। बिल्कुल। और अगर आप एनडीए जैसे गठबंधन को छोड़ करके इंडिया अलायंस में आते हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की कोई तो महत्वाकांक्षा रही होगी। और वो साफ दिखाई पड़ता है कि इतने सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहते हैं। 2013 में भी उन्होंने मोदी का विरोध किया था और उनको लग रहा था कि बिहार में वो बहुत अच्छे से जीतेंगे, पर उस समय अलग अलग सबने चुनाव लड़ा था। अब वो विपक्ष का नेता बनना चाह रहे हैं, या कम से कम संयोजक तो बनना चाह ही रहे हैं। तभी तो उन्होंने सभी दलों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की। उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है। पहले मीटिंग के बाद से लगातार वो हाशिए पे धकेले जा रहे हैं। तो आखिरकार कोई भी पार्टी ये तो जरूर सोचेगी ना कि इंडिया अलायंस में आने का हमें फायदा क्या मिला। हमारे नेता को लगातार आप दरकिनार कर रहे हो, तो हमें क्या मिला इस अलायंस में। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह भी तय है कि आरजेडी ये तो कहेगी नहीं कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए और हम आपको इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। आखिरकार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्यों नहीं आरजेडी प्रेशर बनाएगी कि हमारा मुख्यमंत्री हो और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है इतने सालों का वो भी खत्म हो जाए। और युवा चेहरा है तेजस्वी यादव, जिनका एक ग्लैमर है, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, जाहिर तौर पर वो सीधा सीधा सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और इस तरह की बात भी थी पहले। दरअसल हुआ क्या कि दोनों के बीच में, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में अविश्वास की खाई इतनी बड़ी हो गई है, उसको पाटने के लिए राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। और राहुल गांधी ने इसीलिए इनको फोन किया, इनको समझाने की कोशिश की है, जिसमें यह बात हुई है कि हम आपके पार्टी के लोगों को मंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं, आरजेडी तैयार हो जाए, मान जाए, आरजेडी जब कहे हम तैयार। इस तरह की बात भी हुई। पर बड़ा सवाल यह है कि अभी मंत्री बनाना बिहार में उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इंपॉर्टेंट यह है कि लोकसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। अब सबसे हास्यास्पद यह है सौरभ कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो सेनापति कौन होगा यह तय नहीं है। कम से कम आप एक कोऑर्डिनेटर तो बनाएंगे, ये भी नहीं अभी तक ये लोग फैसला कर पाएंगे हैं। और दावा कर रहे हैं कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और सीट शेयरिंग कब तय करेंगे ये भी पता नहीं है। अगर राज्य दर राज्य ही सीट शेयरिंग करना था और एक राज्य का ही संयोजक बनना था, तो नीतीश कुमार को राज्य में संयोजक बनने से कौन रोक सकता है। वो मुख्यमंत्री हैं वहां के, जाहिर तौर पर वो फैसले वही लेंगे और वो लालू प्रसाद के साथ मिल करके लेंगे। इसलिए
ये जो राहुल गांधी का फोन आया है वो इस बात की ओर इशारा साफ कर रहा है कि मैटर सीरियस है, और इस सीरियसनेस को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता को मैदान में उतार दिया। चाहे राहुल बात करें या सोनिया बात करें, इसका मतलब एक ही होता है कि कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता से फोन करा करके, जाहिर तौर पर यह तभी हुआ होगा जब लालू प्रसाद फेल हुए होंगे, और इसलिए कहा गया होगा कि आप फोन करिए और एक बार मनाइए, नहीं तो स्थिति बड़ी खराब होगी। पूरे देश में मैसेज जाएगा कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही टूट गया, बिखर गया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एकदम नीतीश कुमार अलग ही होने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में इतना सर्टेन कुछ होता नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारे इशारे ऐसे होते हैं जो कि बताने लगते हैं कि आगे क्या होना है। प्रेशर का काम भी बिल्कुल, आगे क्या होना है उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जा रही है, और साथ ही साथ चेंज ऑफ गार्ड की बात चल रही है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि चौथी मीटिंग से पहले जेडीयू के भीतर आवाज उठती है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो, संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए, और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तक नहीं होती, और उनके नाम को प्रस्तावित आरजेडी करती नहीं है, लालू प्रसाद करते नहीं है, तो आखिरकार नीतीश कुमार क्यों नहीं नाराज होंगे और जेडीयू क्यों नहीं नाराज होगी? और जब जेडीयू नाराज होती है और नाराजगी लालू प्रसाद के तरफ होती है, तो जाहिर तौर पर इस विपक्षी दल का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस है, उसके नेता को तो कूदना ही पड़ेगा। अब उसके नेता में कितना भरोसा दिखा पाते हैं नीतीश कुमार, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ सौरभ, एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है। मैंने आपको कहा ना कि नाराजगी एक पक्ष है, पर नाराज होने का मतलब पॉलिटिक्स में यह नहीं होता कि आप नाराज हो गए तो छोड़ ही दिए, पर विकल्प भी देखा जाता है कि हम जाएंगे तो क्या दूसरा दल हमें लेने को तैयार है क्या, हम उसके साथ वो ले भी लेगा तो किस शर्त पे लेगा, हम कितने कॉम्पेटेबल होंगे, हमारा कितना फायदा और नुकसान होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी अजीब चीज होती है, उसमें पॉसिबिलिटीज तो टटोला ही जाता है, लेकिन अपने लिए फायदा और नुकसान को भी बेहतर तरीके से परखा जाता है, जांचा जाता है। ये कोई इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है कि हम आपसे नाराज हो गए इसलिए हमने आपसे बात करनी बंद कर, हमारा बल्ला हमने आपसे समझौता करना, हाँ, ये ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये नीतीश क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक, ये तमाम चीजों के जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश है। वो दबाव अगर काम कर गया तो जाहिर तौर पर वो तराजू में तौलेंगे कि किधर फायदा किधर नुकसान, और उसके हिसाब से वो कोई फैसले लेंगे। बिल्कुल। आपने अभी जब बोला कि नीतीश के पास ऑप्शन क्या है और क्या सामने वाला दल, जो सेकंड ऑप्शन हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि संभावना तो किसी भी चीज की राजनीति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बीजेपी ही वो दल है जहां पर एक संभावना बन सकती है, और पुराने लंबे समय से साथ ही रहे भी हैं, टूटते रहे हैं, साथ आते रहे हैं। ऐसे में क्या जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है वो इसके लिए तैयार होगी, या चीजें दिल्ली से तय हो जाएंगी, अगर ऐसा होता है कुछ तो? देखिए, अगर आप 2017 की बात करें, जब नीतीश एक बार आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी के साथ गए थे, तो उसमें बीजेपी की लोकल इकाई का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, सुशील मोदी को कोई जानकारी नहीं थी, ये आप जान लीजिए, जबकि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए थे और उस समय के सबसे बड़े नेता थे। इसलिए नीतीश के साथ अगर जब कभी भी बीजेपी ने डील किया है तो बीजेपी के टॉप लीडर्स ने डील किया। तो आप ये जान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जाहिर तौर पर उसमें इन्वॉल्व अमित शाह होंगे, उसमें इन्वॉल्व प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लोकल इकाई की अगर आप बात करेंगे तो उनको एक आदेश थोपा जाएगा व्यावहारिक तौर पर। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो बातें बताना चाह रहा हूं उस बात को समझिए, क्योंकि ये बात बहुत पहले से बीजेपी में उठ रही थी कि हम कब तक नीतीश कुमार को ढोते रहें, लेकिन बीजेपी हर हाल में लोकसभा चुनाव तक ढोना चाहती थी। मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं
कि नीतीश कुमार का एनडीए में आने का विरोध चिराग पासवान भी करेंगे, बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी भी करेंगे जीतन राम मांझी और भी उपेंद्र करेंगे, कुशवाहा भी कर सकते करेंगे जी। समझ गए? नहीं, जीतन राम मांझी नहीं करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी कम करेंगे, लेकिन चिराग पासवान सबसे ज्यादा करेंगे और सम्राट चौधरी भी सबसे ज्यादा करेंगे। पर अगर शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा तो ये लोग करेंगे क्या? शीर्ष नेतृत्व को अगर दिखाई पड़ता है कि इनके आने से हमारा 40 में से 39 सीट पक्का हो जाता है या 40 सीटें पक्का हो जाता है, तो जाहिर तौर पर शीर्ष नेतृत्व इंटरेस्ट दिखा सकता है। पर ऐसा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने तो कोई सर्वे किया नहीं है, मैं तो जाता हूं कुछ कुछ जगह पे, वहां जो समझ में आता है वो मैं समझता हूं, क्योंकि अगर आप 5 उपचुनाव को देख लें तो 5 में 3 तो बीजेपी जीता है और 2 ये तमाम गठबंधन 2 जीतने में कामयाब रही है। तो बीजेपी का अपर एज उपचुनाव में तो दिखता है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो वोटिंग पैटर्न भी बदल जाता है। जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है या बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी बहुत हद तक वहां की लोकल यूनिट मानने लगी है। जो बीजेपी की बिहार की इकाई है वो मानने लगी है कि नीतीश कुमार अब स्पेंड फोर्स हो चुके हैं। नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण भी बिगड़ चुका है। नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज सुबह ही मेरी कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बहुत असर पड़ेगा तो 4-5 सीट पर असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम इतना बड़ा त्याग क्यों करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसा स्टेट यूनिट का मानना है। हाँ, स्टेट यूनिट का मानना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व कहां तक तैयार होता है? जी हाँ, ये सवाल उठता है। पर आप दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख लें। अगर नीतीश को लगता है कि ठीक है, हमें अब मुख्यमंत्री पद भी नहीं चाहिए, हमें कोई रेस्पेक्टेबल पोस्ट केंद्रीय स्तर पर चाहिए, तो इसके लिए बीजेपी तैयार हो सकती है। बीजेपी को क्या दिक्कत होगा, वहां पे मुख्यमंत्री पद भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इतने सालों का गठबंधन है वो भी बड़ा स्मूथली चलने लगेगा। क्योंकि एक बात सौरभ बहुत सही है, और ये 16 सांसद जिससे नीतीश कुमार ने मीटिंग की है वो आरजेडी के साथ जाने में कंफर्टेबल हैं क्या? अब फर्ज करिए जहानाबाद के सांसद हैं, जहानाबाद के सांसद जेडीयू के जीते हुए हैं, लेकिन जब से आरजेडी के साथ समझौता हुआ है वहां के सुरेंद्र यादव बहुत बड़े नेता हैं। अब सुरेंद्र यादव लगातार बोले जा रहे हैं दबंगई से कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आप चले जाइए सिवान में जेडीयू के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन शाहबुद्दीन की पत्नी दावा ठोक रही है कि यहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर आरजेडी के शासनकाल में शाहबुद्दीन की पत्नी ताकतवर नहीं होंगी तो दूसरा कौन ताकतवर होगा? ये बड़ा सवाल उठता है। अब आप ऐसा कई, इवन किशनगंज जहां से कांग्रेस जीती है, कुछ हजार वोटों से कांग्रेस जीत पाई है, जेडीयू वहां रनर रही है। अब सोचिए अगर जेडीयू को समझौता कांग्रेस से करना पड़ जाता है, उसके जो उम्मीदवार हैं क्या वो कंफर्टेबल कभी होंगे क्या? इस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू और आरजेडी बहुत कम मार्जिन से जीती और हारी है। उसमें आप किसी एक को भी सीट देंगे तो जाहिर तौर पर वहां के लोकल लीडर जो वहां अपने आप को सांसद का उम्मीदवार मानते हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन पे क्या बीतेगी? और इतने सालों से जो कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट किया गया है, क्या उसको डाइल्यूट करना 2 साल में इतना आसान होता है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। कहने के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन नेचुरल एलाई जेडीयू की आरजेडी है नहीं। इसलिए जेडीयू में जो आवाज उठती है, और खास तौर पर बीजेपी जो कहती है कि ये पार्टी खुद ही टूट जाएगी, इसको जाने दीजिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, ये खुद ही टूट जाएगी, तो इसमें एक दम है। क्योंकि इतने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसको लेकर के जेडीयू के लिए चलना बहुत आसान नहीं होगा। और उसमें भी तब जब नीतीश कुमार को आप राष्ट्रीय फलक पर कुछ देंगे नहीं, तो इतने कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर के नीतीश क्यों चलना चाहेंगे? बिल्कुल। यह भी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल कि
एक तो आप राष्ट्रीय फलक पे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, आप नेता नहीं मान रहे हैं, संयोजक नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ आप 2024 के बाद कहेंगे कि नहीं अब मुझे मुख्यमंत्री पद दे दो, और तीसरी तरफ जो जेडीयू के सांसद हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, उनका वोट बैंक कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में इतना कोई पार्टी इस तरह की सैक्रिफाइस क्यों करेगी? ये सवाल तो उठ रहा है, और ये सवाल जेडीयू के लीडरशिप में भी तो उठ रहा होगा, जिसकी मुझे जानकारी है। लेकिन चूंकि ये फैसला लिया जा चुका है, और तो अब क्या बीजेपी के साथ जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, इस पे मंथन जरूर हो रहा होगा। लेकिन जेडीयू को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके टॉप लीडर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कसक तो होगी। और इसीलिए आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक देख रहे हैं, और इसीलिए आप ये तेज चर्चा सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के हिमायती माने जाते हैं। अब कोई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिठाया जा सकता है जो आरजेडी से अलग रास्ते पर सोचना शुरू कर दे, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी कि जेडीयू क्या अलग चलने की सोच रही है। बिल्कुल। घूम के फिर से एक बार राहुल गांधी के उस कॉल पे आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं, एक खबर ये भी आई कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो इग्नोर किया गया बैठक में, इसके साथ ही उनके एजेंडे को भी इग्नोर किया गया। इस तरीके से वो स्पेशल स्टेटस की बात लगातार कर रहे थे, और जातीय जनगणना दूसरा मसला, इस पर लगातार बिहार में और पूरे देश में बात हो रही थी, मगर 3 राज्यों के जो चुनाव थे उस पर उसका उतना असर देखा नहीं गया। और उसके चुनाव के बाद से ही बैठक हो चाहे आम बातचीत हो, उसमें देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से इन दोनों ही मुद्दों, खासतौर जातीय जनगणना पर उतनी बात नहीं हो रही है, दब गया है मुद्दा। तो इन सब घटनाक्रमों के बाद अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार मानेंगे, फोन कॉल काम करेगा, क्या होगा? देखिए, मैं वही कहा ना कि नीतीश कुमार ने जब शुरुआत में ही सरकार बनी थी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद पहुंचे थे, और उनके सामने नीतीश कुमार ने लेफ्ट की मीटिंग थी, मेरे ख्याल से CPI-ML की, और उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी बात कांग्रेस मान गई तो हम बीजेपी को 100 के भीतर समेट देंगे। नीतीश कुमार के 2 एजेंडे ही साफ दिखाई पड़े, एक जातीय जनगणना और दूसरा स्पेशल स्टेटस की मांग पिछड़े राज्यों के लिए। जातीय जनगणना का कार्ड तो कांग्रेस ने खेल लिया, और कांग्रेस को खेल करके ये बात समझ में आ गई कि उसकी करारी हार हो गई। कांग्रेस की बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। ये जो इंडी अलायंस की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की चर्चा किसी ने नहीं की। उद्धव ठाकरे ने अपनी चर्चा कर ली, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने चर्चा कर ली, लेकिन नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद ने चर्चा नहीं की। नीतीश कुमार अपनी बात तो कर नहीं सकते थे, लेकिन दुखद पहलू यह है कि नीतीश कुमार ने जिन 2 मुद्दों को सुझाया था उन 2 मुद्दों के भी बारे में कोई बात नहीं हुई। इसीलिए इस मीटिंग में नीतीश कुमार लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें किनारा कर दिया गया है, और अगर इसी तरीके से किनारा होना था तो इससे तो बेहतर एनडीए में उनकी स्थिति थी, कम से कम 2025 तक वो मुख्यमंत्री तो रहते, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहता। और 2024 में वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते, तो जो स्थिति 2019 की थी कमोबेश वही स्थिति होती, तो लोकसभा में भी इनकी एक बड़ी मौजूदगी रहती। अभी तो लोकसभा में उस तरह की स्थिति नीतीश कुमार की पार्टी की रहेगी भी या नहीं, इसको लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि इस बार उनकी सीधी भिड़ंत किससे होगी? प्रधानमंत्री मोदी से होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 3 राज्यों के होने वाले चुनाव में अपने करिश्मे का प्रदर्शन कर दिया है कि किस तरीके से लोगों ने विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया। इसलिए सौरभ, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मीटिंग में जेडीयू दरकिनार हो रही है और जेडीयू इस गठबंधन में सफोकेट हो रही है, उससे एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू के नेता ही नहीं, जेडीयू के नेतृत्व को ही नहीं, बल्कि उनके मुद्दों को भी दरकिनार किया जा रहा है। और इन मुद्दों को दरकिनार करना जाहिर तौर पर जेडीयू को पसंद नहीं आएगा। आखिरकार वो क्या मकसद था? जातीय जनगणना ही वो मुद्दा था ना, जिसकी वजह से बीजेपी का साथ छोड़ करके
आरजेडी के साथ आए। नीतीश को लगा कि आरक्षण के मुद्दे को तवज्जो दी जाएगी और पूरा जनमत उनके फेवर में आ जाएगा। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना भी कर लिया। जातीय जनगणना का विरोध बिहार में बीजेपी भी नहीं किया था, जिस समय बीजेपी ही नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी। लेकिन अब विपक्षी खेमे में आने के बाद भी इन्होंने जातीय जनगणना कर लिया, आरक्षण की सीमा भी बढ़ा ली, और इसी दरमियान 3 राज्यों में चुनाव भी हुए। उसमें बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी को कहीं हार नहीं मिला और बीजेपी कन्विंसिंगली जीती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार के मुद्दे चले नहीं तो कांग्रेस अब इस मुद्दे के सहारे राजनीति करना नहीं चाह रही है, और कांग्रेस साथ ही साथ नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है, फ्रंट पे लाना नहीं चाह रही है। कांग्रेस ये मानती है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, इसलिए जो भी है अधिकार वो कांग्रेस का बनता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि जब ना तो नीतीश ना उनके मुद्दे, जब दोनों को तवज्जो नहीं मिल रहा हो, तो जाहिर तौर पर जेडीयू की नाराजगी जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत वजन है। अगर नाराजगी नहीं होती तो राहुल गांधी नीतीश कुमार को क्यों फोन करते? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी नीतीश कुमार को क्यों फोन करते अगर वो नाराज ना होते? पर क्या ये नाराजगी मिटेगी? क्या नीतीश कुमार मानेंगे? और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, पहल की थी इस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के लिए, क्या वो इस पर अमल करते रहेंगे? क्या वो टिके रहेंगे? क्या वो सूत्रधार फिर से बनकर निकलेंगे? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलते रहेंगे। हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करते हुए आपको ऐसे ही अंदर के इनसाइट्स बताते रहेंगे। मैं सौरभ हूँ, मेरे साथ थे मेरे वरिष्ठ साथी पंकज जी। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।